हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको पता है हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने लीनियर फंक्शनल, लीनियर ऑपरेटर और उसके बाइजेक्शन पे बात की थी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्लास में नल स्पेस, रेंज स्पेस की बात की थी, उनके सब स्पेस होने ना होने की बात की थी कि वो सब स्पेस होते हैं तो किस तरह होते हैं, वो सब हमने देखा था। आज हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे इस क्लास में। रिजल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन रिजल्ट का प्रूफ इम्पोर्टेंट है। आप यही सोच रहे होगे, आज तक जब भी हम रिजल्ट पढ़ते आए हैं मैंने यही बोला है रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, प्रूफ किसी किसी का इम्पोर्टेंट होता था, किसी का नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे प्रूफ हमें कुछ सिखाने वाला है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से आगे करने हैं। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस है इस प्रूफ का और इसी पे हमारी पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टिकी हुई है कि हम आगे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, वो इस चीज पे बेस है। इसके प्रूफ पे जो हम रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, रिजल्ट तो आम है, जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक फंक्शन के साथ कंपेयर किया तो हमें वो चीजें तो ओबियस है जो रिजल्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिजल्ट लिखिए कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट टी यू ओवर एफ से, आपको ध्यान होगा हम आज तक अभी तक हमारी क्लासेस में u ओवर f से v ओवर f तक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं। बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आज की क्लास में रिजल्ट के बाद हम जब प्रूफ करने के बाद सीखेंगे किस तरह हमें करना है, तो हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी करने वाले हैं इस क्लास में और कुछ हम बेसिक भी करेंगे, बेसिक एग्जांपल्स। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड u over f is finite dimensional vector space, finite dimensional वेक्टर स्पेस। समझ गए होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ऐसा वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन फाइनाइट हो। हम आगे अब से हम जब भी आगे पढ़ेंगे फाइनाइट डायमेंशनल पे ही बात करेंगे। काफी रिजल्ट्स में, काफी में हम मतलब इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों पे करेंगे, पर कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जिनमें हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में बात करेंगे। तो ये रिजल्ट है, ये भी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जिसे हम इस तरह लिखेंगे आगे FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, मैं आपको बता दिया। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे जो हम प्रूफ से भी कंक्लूजन निकालने वाले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है हमेशा फाइनाइट के लिए ही, है ना। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन R of T क्या है? रेंज स्पेस। रेंज स्पेस इज also finite dimensional vector space in V over F, या आप कह सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, जब हम इनपुट में जो पुट कर रहे हैं वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो आउटपुट में इनफाइनाइट हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं याद करने के लिए। बाकी डायमेंशनल फाइनाइट है, यू में एलिमेंट फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना।
पर आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जब भाई हम इनपुट ही फाइनाइट दे रहे हैं तो आउटपुट तो हमें फाइनाइट ही मिलना है। तो ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो रेंज स्पेस है हमारा वो V ओवर F का सब स्पेस तो बनता ही हमें पता ही है, लेकिन यदि फाइनाइट है U ओवर F तो ये भी हमारा फाइनाइट ही बनेगा, फाइनाइट डायमेंशनल ही बनेगा। बात करते हैं इसके प्रूफ पे। हमने माना है कि U कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो मैंने मान ली लेट डायमेंशन ऑफ U बराबर n। जो हमारा U वेक्टर स्पेस है इसकी जो डायमेंशन है वो n है, इसका मतलब इसके बेसिस में एलिमेंट n है और मैंने इसका बेसिस मान लिया b, इसका U का बेसिस है और इसमें एलिमेंट है n, U1, U2, U3 और इस तरह से UN इसके एलिमेंट हैं। बी ए बेसिस ऑफ U। ठीक है, ये हमने मान लिया। V U से ही आपको समझ जाना चाहिए, इस तरह लिखा हो तो U का बेसिस। ठीक है, ये है हमारा U का बेसिस। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं V जो हमारा रेंज स्पेस में है। अब हमें प्रूफ तो क्या करना है, रेंज स्पेस फाइनाइट है, वेक्टर स्पेस तो हम प्रूफ कर चुके हैं, हमें सिर्फ फाइनाइट प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लेट एक V एलिमेंट हमने रेंज स्पेस ऑफ T में से लिया। अब यदि V है वो रेंज स्पेस का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू U और F सच दैट T ऑफ U बराबर V। ये होगा या नहीं होगा आप बता दीजिए। रेंज स्पेस में किसी एलिमेंट के आने के लिए एक U एलिमेंट इस तरह मिलना चाहिए, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो ये हमारी बात हो गई। अब हम ये U होगा, U कहां से होगा, U ओवर F से होगा, लेकिन U ओवर F की बात करें तो U इसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, तो U एलिमेंट होगा वो इन n के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। तो हमने लिख दिया U कैसा है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। हो सकता है किस तरह बनेगा, A1U1 प्लस A2U2 प्लस डॉट 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 प्लस ANUN। हो सकता है ये U1 का मल्टीपल हो, बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हो, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मेट का होने वाला है। T ऑफ U बराबर V है। अब हमने अप्लाई किया इस पे T ऑफ U बराबर T ऑफ A1U1 प्लस A2U2 प्लस डॉट 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 ANUN। ठीक है, T ऑफ U तो हमारा बन गया V, ये तो बन गया V, एंड ये कैसे बने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारी डेफिनेशन है थी, ये बेसिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ये किस तरह ओपन हो जाने वाला है, A1 T ऑफ U1 प्लस A2 T ऑफ U2 प्लस डॉट 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 AN T ऑफ UN, इस तरह ओपन हो जाने वाला है। अब देखिए हम यहां से एक बात कह सकते हैं, V एलिमेंट जो हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया था, जनरल एलिमेंट सॉरी, जो V एलिमेंट हमने एक कोई भी जनरल रेंज स्पेस से लिया था, तो जनरल एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे किनके, जो हमारे U के बेसिस के एलिमेंट है, T ऑफ U1, T ऑफ U2, T ऑफ U3, T ऑफ UN। यानी कि जो V है, V हमारा इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकता है। अब ये जब फाइनाइट है तो ये सारी, ये इनकी जो इमेज है सबकी एक एक इमेज ही तो मिलेगी, एक की, ये थोड़ी है एक एलिमेंट की 15 इमेज मिल जाएगी, 10 इमेज मिल जाएगी, 2 इमेज भी नहीं मिल सकती है ना। तो ये भी फाइनाइट होगा, और कोई भी एक जनरल V लिया था वो फाइनाइट एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, फाइनाइट एलिमेंट से मिलकर बन जा रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से जब लीनियर कॉम्बिनेशन में फाइनाइट एलिमेंट्स में आ रहे हैं तो इसका मतलब जो रेंज स्पेस है ये भी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा।
ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई रिजल्ट की। अब देखो तो जब हमने रिजल्ट की बात की तो रिजल्ट से जब ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन गया तो इसका मतलब इसका बेसिस कहाँ से लिखे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रेंज स्पेस का बेसिस कहाँ से लिखने वाले हैं। देखो रेंज स्पेस के एलिमेंट इन एलिमेंट्स के से मिलकर बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेंज स्पेस के एलिमेंट हैं वो हम इनसे मिलकर बनाएंगे। देखो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें इतना पता होना चाहिए, जो आगे वाला है डोमेन स्पेस है यू, उसका हमें पता होना चाहिए क्या, बेसिस। उस बेसिस के एलिमेंट्स पे हम टी अप्लाई करेंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, और जो हमारे ये आंसर आएंगे, ये टी ऑफ u1, टी ऑफ u2, टी ऑफ un, इन सब से मिलके बन जाएगा हमारा रेंज स्पेस। क्या बन जाएगा, इन सब से रेंज स्पेस। यानी ये एलिमेंट्स हमारे बेसिस में जाएंगे, किसके बेसिस में, रेंज स्पेस के बेसिस में। तो यहां से हमें एक फॉर्मेट मिला कि हम देखिए सबसे पहले बेसिस लिखिए, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, इसका बेसिस हो गया टी ऑफ u1, टी ऑफ u2, इस तरह से डॉट 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 टी ऑफ un, ये हो गया हमारा बेसिस। तो इसका मतलब आज के बाद हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए, हमसे उसकी नलिटी या फिर उसकी रैंक भी पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके u ओवर f का हमें क्या पता होना चाहिए, बेसिस। बेसिस के एलिमेंट्स पे हम अप्लाई करेंगे टी को अप्लाई करने के बाद हमें एलिमेंट्स मिलेंगे ये सब में एल देखेंगे, क्योंकि ये स्पान तो कर देंगे हमारे जो ये सारी एलिमेंट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा एल हो सकते हैं, है ना। तो हम स्पान तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें प्रूफ से पता लग गया, तो इसका मतलब हम ये प्रोसेस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कितने एल एलिमेंट्स हैं, तो वही हमारी रेंज स्पेस की डायमेंशन हो गई, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक बताएगा ये क्या बताएगा हमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक। और नलिटी के लिए फिर हम दूसरा जो कंडीशंस होगी वहां से लेंगे, और हम आगे पढ़ेंगे फाइनाइट डायमेंशनल के लिए तो हमारी सिल्वेस्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे। सिल्वेस्टर थ्योरम से हम बिना कुछ निकाले यदि रैंक पता है तो नलिटी हम ऐसे ही बता देंगे। तो ठीक है, हम प्रूफ से क्या सीखे कि हमें बेसिस के एलिमेंट पता है डोमेन वाले के, तो हम रेंज स्पेस को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि इन सब के यदि ये एल हैं, सारे एल मिल जाए तो इस सब से स्पान होने वाला है, इन सब से जनरेट हो जाएगा ये हमारा जो ये है। आप बेसिस भी मत बोलिए इसे, ये क्या होगा, इससे स्पान होगा हमारा रेंज स्पेस ऑफ टी, क्योंकि हमें पता नहीं होगा, हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग अलग आएगी, किसी के लिए ये एल भी बनेंगे, एल डी भी बनेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कोई और एलिमेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमें हमारा स्पान कर देगा पूरे रेंज स्पेस को। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में समझते हैं कि किस तरह से ये चीजें होने वाली हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, हमारी इक्वेशंस टाइप बन जाएगा ये। तो ये सिंपल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हमें जो वेक्टर स्पेस दिया गया है, जो हमें वेक्टर स्पेस दिया गया है R4 ओवर R से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R³ ओवर R पे है। हमें पीछे वाले से मतलब नहीं है, हमें बेसिस किसका पता होना चाहिए, U ओवर F का। हमें बेसिस पता होना चाहिए U ओवर F का, और हम जानते हैं U ओवर F यहाँ पे क्या है, R4 ओवर R, और R4 ओवर R का बेसिस तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो बेसिस क्या है, R4 ओवर R का, इसकी डायमेंशन 4 है। बेसिस इसका क्या है,
जनरल बेसिस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। प्रोसेस आप इस क्वेश्चन में समझ लीजिए हम कर क्या रहे हैं। हमें इसका बेसिस पता है, इसका बेसिस ये होता है जनरल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टी में इसके बेसिस के हर एलिमेंट को पुट करेंगे, किसमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। क्या किया, 1 0 0 0, इसकी वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 1 है, b c d की वैल्यू 0, इसमें पुट करेंगे, दैट 1 1 1 इसकी वैल्यू आई। फिर सेकंड एलिमेंट 0 1 0 0, अब b की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है, तो -1 0 एंड 1। फिर हमने किया t 0 0 1 0, तो इसकी वैल्यू आई 1, चेक करते रहिए, 1 2 एंड 3, एंड t ऑफ 0 0 0 1, d की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू आई -1 -1 एंड -3। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। t में हमने पुट कर दी है, इन सबको हमने t में पुट कर दिया है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब तो देखो यहाँ तो हमें सिंपली दिख रहा है 3 ऑर्डर के हैं ये, जो ऑर्डर पेयर है 3 से, मतलब r³ से आ रहे हैं, तो ये 4 है, तो LD तो होने ही वाले हैं। अब हमें जब रेंज स्पेस, इस रेंज स्पेस का बेसिस एंड डायमेंशन निकालना है, हम क्या करेंगे, रेंज स्पेस जनरेट कहाँ से हो रहा था हमारे प्रूफ से, कि भाई इन सब से हमारा रेंज स्पेस जनरेट होने वाला है। स्पान कहाँ से हो जाएगा, इन सब से। तो हम इन सब में एलआई देख लेते हैं, कितने एलआई हैं और कौन कौन से एलआई हैं, तो हम बता देंगे कि वो हमारी डायमेंशन और बेसिस को बता देगा। तो इसे एलआई देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को एलआई देखने के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, इन चारों से 1 तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं इन चारों वेक्टर्स से। किस तरह बनाएंगे, इनको लिखेंगे रो वाइज, -1 0 1, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हमें किसी वेक्टर्स को एलआई एलडी देखना हो तो पिछले सब लेक्चर्स को देख के आप समझ गए होंगे कि इस तरह मैट्रिक्स बनाते हैं, इसे इक्लियन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें किस तरह, कितने हमें एलआई रोज वगैरह रोज मिलते हैं, जिससे हम इसके एलआई वेक्टर्स की काउंटिंग करते हैं। तो इसे हम करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसे इसमें ऐड, फर्स्ट सेकंड रो में ऐड करेंगे फर्स्ट रो को, थर्ड में से माइनस करेंगे एंड फोर्थ में ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड में 0 1 2, थर्ड में माइनस करेंगे ना, तो 0 1 एंड 2, फोर्थ में ऐड करेंगे फर्स्ट को, तो 0 0 एंड माइनस का 2। तो सेकंड एंड थर्ड रो एलडी हो गई, तो एक रो को हम एलिमिनेट कर देंगे और इसके बाद ये हमारी एक रो इक्लियन फॉर्म की तरह बन गई है। अब इसमें कोई और ये वाला एलिमेंट को हम 0 नहीं बना सकते सिंपली। यदि इसे 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ या यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा पाइवोट या नॉन जीरो एलिमेंट। तो इसका मतलब इसकी जो 3 रोज हैं वो एलआई है, तो हम कहेंगे कि जो रैंक है, रैंक ऑफ टी कितनी है, 3 है, एंड जो रेंज स्पेस का बेसिस ऑफ रेंज स्पेस है टी का वो कितना है। ये तीनों एलिमेंट्स हमारी पूरी रेंज स्पेस को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो ये इसके बेसिस के एलिमेंट हुए 1 1 1 1 1 0 1 2 एंड 0 0 -2। तो ये हो गई हमारी रेंज स्पेस की इस तरह से बात। अब हमें बात करनी है नल स्पेस पे कि हम नल स्पेस की बेसिस एंड डायमेंशन को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखिए नल स्पेस में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से एलिमेंट्स आते हैं,
नल स्पेस में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिन एलिमेंट्स की इमेज टी के अंडर टी 0 आ जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। तो अब हमें आई थिंक इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हम मिटा देते हैं। अब बात करेंगे हम नल स्पेस की। तो नल स्पेस की जब बात करते हैं तो नल स्पेस में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? टी ए बी सी डी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर हो जानी चाहिए। यानी एक वेक्टर है ए बी सी डी, वो 0 के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा नल स्पेस में आ जाएगा। तो अब ए बी सी डी पे क्या कंडीशन है, क्या वैल्यू है ए बी सी डी की? तो ये टी ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू होती है ये। हम तो कंपेयर करेंगे, ये 3 का मिल रहा है, 0,0,0 इस तरह हम लिख सकते हैं। ये इसके बराबर है 3, हमें इक्वेशंस मिल गई। मैं एक स्टेप मिस करके डायरेक्ट ये लिख रही हूँ। तो हमें 3 इक्वेशंस मिली, कैसे? a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बराबर 0 और a प्लस 2c माइनस डी बराबर 0 एंड a प्लस b प्लस 3c माइनस का 3d बराबर 0। ठीक है, ये मुझे 3 इक्वेशन मिली। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो भी होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हमें एक्चुअली में चाहिए क्या? हमें ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए जो इसको, ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें सेटिस्फाई करे या हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो हमें ए बी सी डी की वैल्यूज चाहिए। इसका मतलब हमें ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करनी पड़ेगी। अब हम किस तरह सोल्व करते हैं? होमोजीनियस होता है तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। नॉन होमोजीनियस में तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे हम इसे करने के लिए क्या करेंगे? जो ये इक्वेशंस हैं इससे एक क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसे हम इक्लियन फॉर्म में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन हम ए बी सी डी को फाइंड करेंगे। किस तरह से हम इक्लियन फॉर्म में चेंज करते हैं, या हम उसे इस तरह से रिड्यूस करके अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर किसी में भी बना के, जैसे नॉर्मली हम करते आ रहे थे आज तक, वैसे भी इसे कर सकते हैं। तो इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी बनी? 1 -1 1 -1 1 0 2 -1 1 1 3 एंड -3। ये मैट्रिक्स बनी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। इसे हम कुछ इस तरह अरेंज करते हैं कि हम ABCD की डायरेक्ट वैल्यू निकालें। बाकी हम इक्वेशंस को तो हम एक ही वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में रखें, सेकंड से थर्ड में रखें, उन्हें करते रहें, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सिंपली वे है, फर्स्ट रो को हम सेकंड एंड थर्ड दोनों में से माइनस करते हैं। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में क्या करेंगे? 0 1 1 0 एंड थर्ड रो में 0 और 2 3 का ये भी 2 और ये हो गया हमारा -3 एंड ये हो गया -2। फिर हम क्या करेंगे? इसमें सेकंड रोज को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो से माइनस कर देंगे। तो हमें मैट्रिक्स मिली 1 -1 1 -1 0 1 1 0 0 0 0 एंड -2। एक्चुअली में हम सोल्व क्या कर रहे हैं? ये हमारी होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे हम लिखते हैं a इंटू एक्स बराबर 0। जो x है वो है हमारा ABCD, यहाँ पे वेक्टर कुछ इस प्रकार से, और a है वो ये वाली हमारी मैट्रिक्स होती है। और हम a को सोल्व करके यहाँ तक आए तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे आई ABCD बराबर हमारा 0। ठीक है, अब हम थर्ड रो में सिर्फ एक एलिमेंट है, इससे हम करते हैं मल्टीप्लाई, 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि माइनस का 2d बराबर 0, क्योंकि लास्ट रो में क्या है? 0 0 0 -2, तो माइनस का 2d बराबर
जीरो, इसका मतलब जो डी है वो हमारा आ गया जीरो, डी की वैल्यू जीरो आ गई। सेकंड रो पे बढ़ते हैं, ये आ गया बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी बराबर जीरो, बी प्लस सी बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज बी बराबर माइनस का सी, या फिर हम कह सकते हैं सी बराबर माइनस का बी। इस तरह से फर्स्ट रो में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी बराबर जीरो। फर्स्ट रो से हमारी एक इक्वेशन आई, तो डी की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, इसे हम हटा देंगे। सी की वैल्यू माइनस बी पुट करेंगे, सी की वैल्यू हमने पुट की माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस टू बी बराबर जीरो, और आ गया ए की वैल्यू आ गई हमारी टू बी, ए की वैल्यू सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू, यानी एक हमें फ्री एलिमेंट मिला। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू आई हमारे पास टू बी के बराबर, बी की वैल्यू बी के बराबर, सी की वैल्यू माइनस बी के बराबर, डी की वैल्यू जीरो के बराबर। यदि मैं बी को एक फिक्स मतलब कोई एक नंबर दे दूं तो वो एलिमेंट क्या होगा हमारा इसमें बना देगा। हमें एक बी ही फ्री मिल रहा है, इसका मतलब नलिटी कितनी है, वन है। एक सिंगल बी को ही अपनी मर्जी से चॉइस दे सकते हैं, ए सी डी तो हमें फिक्स ही मिलेंगे क्योंकि बी को ही हमें चुनना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो नलिटी है, नलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी आ गई वन, ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी आ गई हमारी वन। ठीक है, अब हम यदि बी को मैं हाफ वैल्यू दूं, हाँ हाफ वैल्यू दे देते हैं बी को, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ एंड डी की वैल्यू तो फिक्स ही जीरो है एंड ए की वैल्यू आ गई वन। तो हम जब ये वैल्यू असाइन करें, बी की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, मैंने हाफ इसलिए दी कैलकुलेशन इजी हो सिर्फ। तो क्योंकि मुझे यहाँ टू भी दिख रहा था, ये कैलकुलेशन इजी बना देगा एंड सी की जो वैल्यू है सी और बी की यहाँ से हो जाएगी। बाकी आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बी की वैल्यू वन भी दे सकते थे, अपन कोई इश्यू नहीं है। चलो वन दे देते हैं, आप बोलेंगे कि अपनी मर्जी से दे दी। यदि मैं बी की वैल्यू वन एज्यूम करूँ, सी की वैल्यू माइनस वन, डी की जीरो यानी है एंड ए की वैल्यू आ गई हमारी टू। ठीक है, तो हमें ये सारी वैल्यू एलिमेंट में रखनी है। तो इसका मतलब हमारा हो गया एलिमेंट हो गया ये, जो हमें हमारा नल स्पेस को जनरेट कर देगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट मिल रहा है हमें, नल स्पेस की डायमेंशन एक ही है इसलिए। और ये हमें कैसे पता लगा, हमें पता लगा क्योंकि बी ही हमें फ्री मिल रहा है, हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, बाकी किसी को हम अपनी मर्जी से नहीं चुन पा रहे हैं, तो इसलिए हमें इस तरह से मिला। तो ये एलिमेंट हमारा क्या हुआ, यानी बेसिस ऑफ नल स्पेस में हमारा एक ये एलिमेंट है, इससे हमारा ये जनरेट होगा, नलिटी हमारी वन होगी। अब आप यदि ट्राई करना चाहें कि सच में ये एलिमेंट नल स्पेस का है या नहीं है, तो आप इस पे टी अप्लाई करें और देख लें जीरो 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 मिलने वाला है। चलो करके देखते हैं। फर्स्ट वाली टर्म टू माइनस वन और डी की वैल्यू तो जीरो ही है, जीरो, टू माइनस टू जीरो, टू प्लस वन माइनस थ्री माइनस जीरो जीरो, इसका मतलब नल स्पेस का ये एलिमेंट है। इसकी इमेज जीरो मिलने वाली है। ये एलिमेंट कहाँ से आएगा, नल स्पेस हमारा किसका है, सब स्पेस है इसका, आगे वाले का। ठीक है, तो ये इस तरह से हम एग्जाम्पल को करते हैं। इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है, ये सिंपली वे में सिर्फ आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब सोल्व करनी बताई थी तब भी मैंने ये इस टाइप से बताया था। हम एक नया एग्जाम्पल करते हैं, दूसरा जो हमारा आया हुआ है एग्जाम्स में और उस टाइप के हमेशा आते ही रहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है, हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें भी हम एक साथ दो क्वेश्चन करते हैं, देखो, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। थोड़ा कैसे करेंगे, हमें एस और एस एंड टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे, दोनों ही हमारी पी एन एक्स
दोनों ही हमारी है, दोनों जो हैं s एंड t, वो दोनों ही है हमारे रियल पॉलिनोमियल, n डिग्री का पॉलिनोमियल ओवर x, इस तरह लिखेंगे, और से n+1 तक इस तरह लिखते हैं। ये इस तरह से ब्रैकेट होता है, या फिर हम इसे लिख सकते, इस तरह भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, Pn(x) से यानी n डिग्री तक के पॉलिनोमियल से n+1 डिग्री तक के पॉलिनोमियल, इस तरह भी आपको लिखा हुआ कहीं कहीं मिल जाएगा। तो आप दोनों में कंफ्यूज ना होइए। s एंड t दो ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरह हमें दी गई है, ठीक है। और डिफाइन कैसे की गई है कि s में यदि कोई हम पॉलिनोमियल पुट करते हैं तो s जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारा ये ऑपरेटर तो नहीं बोलेंगे इसे, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करता है। एंड जो t दिया गया है, इसमें यदि हम px को पुट करते हैं, ये इंटीग्रेशन करता है px का x के रेस्पेक्ट में 0 से x तक, 0 से x तक, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन कर देता है। अब दोनों की हमें वही डायमेंशन एंड नल स्पेस या नलिटी एंड रैंक बतानी है, आप ये समझ लीजिए। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें Pn(x) का बेसिस पता होना चाहिए। आप बताएं यदि n डिग्री तक का कोई पॉलिनोमियल है, उसे बनाने के लिए हमें किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। 1x, x², x पे पावर n, ये होता है बेसिस किसका, Pn(x) का। क्यों, क्योंकि जब कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है वो किस तरह होगा, a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n-1 प्लस डॉट 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 a n x पे पावर 0 यानी 1। तो यानी एक कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट हम 1 से मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे, x की टर्म भी आएगी, x² की टर्म भी आएगी, x पे पावर हाईएस्ट टर्म होगी वो x पे पावर n की होगी, तभी हम n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल जनरेट कर पाते हैं। तो हमें ये तो पता लगा कि इसका जो हमारा डोमेन स्पेस है, इसका बेसिस ये हो गया 1x, x² एंड x पे पावर n। और आपको हमेशा याद भी रखना है कि n+1 होता तो x की पावर n+1 तक हम जाने वाले थे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले s के लिए बात कर लेते हैं। s में हम इन सबको पुट करेंगे, s के लिए करते हैं, s में सबसे पहले 1 पुट किया तो s क्या कर रहा है, s ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर रही है, इसका डेरिवेटिव 0, x का x पुट करते x का 1, x² का करते 2x, x पे पावर n का कर रहे हैं x पे पावर n-1 और n आ गई, इस तरह हमारा कर देते। अब हमें पता है रेंज स्पेस है वो इन सब से ही मिलकर बनेगा, तो रेंज जो स्पेस है वो जनरेट होगा इन सब से। इन सबको एक सेट में रखा हमने, 0, 1, 2x और फिर होता 3x² और इस तरह से होता n x पे पावर n-1। अब आप एक बात बताइए, ये सेट को li और ld हमें देखना है। अब 0 जो एलिमेंट 0 है वो हमेशा ld होता है, हमेशा ld होता है, तो हम 0 को इस सेट से बाहर निकालेंगे। बाकी सारे li हैं, भाई यहाँ भी तो li है, ये यहाँ भी li ही रहने वाले हैं, बस कुछ कुछ कांस्टेंट ही तो आगे मल्टीपल किए हुए हैं, है ना। तो ये सारे li हो गए। कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हैं हम, n एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब रैंक है वो हमारी s ट्रांसफॉर्मेशन की n आने वाली है। नलिटी की बात करें, यहाँ से हम इस तरह हम क्या देखेंगे इसमें, नलिटी देखिए, नलिटी आप देख सकते हैं एक बेसिस के एक एलिमेंट के लिए हमें 0 भी मिल रहा है, यानी एक जहाँ पे हमें x क्या होगा 0 मिले, इसका मतलब P' या कोई पॉलिनोमियल, सॉरी इसके अंदर पॉलिनोमियल ऐसा पुट करें जो 0 मिले, P' पुट किया 0 मिले, Px क्या होगा, वो पॉलिनोमियल हमारा कोई कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कि कोई भी कांस्टेंट हम 1 से जनरेट कर सकते हैं, तो जो हमारा नल स्पेस होगा उसका जो बेसिस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1, सिंगलटन
सिर्फ एक वन एलिमेंट वाला। इसका मतलब नलिटी ऑफ टी नहीं, यहाँ पे एस की बात कर रही है ना, एस टी लिखते आ रहे थे ना इसलिए। तो नलिटी कितनी हो गई 1, यानी जो एस ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है उसकी रैंक है हमारी n एंड नलिटी है 1। तो इस तरह हमने ये देखी। अब हम टी की चेक करने के लिए क्या करेंगे, बेसिस तो वही होगा हमारा क्योंकि सेम ही है हमारी, सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस पे है जो दो एस और टी दोनों है। तो हम क्या करेंगे, अब टी में 1 पुट किया, सबसे पहले 1 पुट किया तो इंटीग्रेशन 0 से x 1 dx बराबर आ गया x। फिर हमने पुट किया t x, तो 0 से x x dx बराबर x स्क्वायर बाई 2। फिर इसी तरह हम करते जाएंगे t x पे पावर n का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो अब हम कहेंगे अब हमें रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज स्पेस किससे जनरेट होगा, इन सब से जनरेट होगा। कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3, इस तरह से x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इस तरह से सारे के सारे एलाइन हैं। इसका मतलब रैंक हमारी, और यही क्या हो जाएंगे, बेसिस, रेंज स्पेस के बेसिस हो जाएंगे। और ये रैंक हमारी टी की आ गई n प्लस 1 एंड नलिटी आ जाएगी, नलिटी के लिए हम क्या करेंगे, टी में p ऑफ x को पुट करेंगे, हमें 0 लेके आना है। इंटीग्रेशन 0 से x p ऑफ x dx बराबर 0। किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब वो पॉलिनोमियल ही हमारा 0 होगा। पॉलिनोमियल 0 की तो इमेज 0 आती ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, और जब भी हम बेसिस बनाते हैं, एलआई सेट बनाते हैं, 0 तो उसमें होगा, लेकिन सॉरी वेक्टर स्पेस में होगा, लेकिन बेसिस में थोड़े लिखते हैं, ओनली 0 एलिमेंट ही हमें 0 इमेज दे रहा है। इसका मतलब नलिटी है वो हमारी 0 आ गई, 0 के अलावा कोई और हमारे पास नहीं है जो हमें 0 दे रहा है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। करना क्या है, इसके बेसिस के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करो, जो आउटपुट मिल रहे हैं उनसे देखो कितने अलाइन है, वो रैंक होगी, और नलिटी हमारी हम निकालेंगे कहाँ से, 0 है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ये चीजें थोड़ी और आसान होने वाली हैं। कैसे, जब हम सिल्वेस्टर थ्योरम पढ़ लेंगे तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है नलिटी के लिए। रैंक यदि निकल गई तो नलिटी हम डायरेक्ट बताएंगे फाइनाइट डायमेंशनल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, काफी लंबी क्लास हो गई, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थोड़ा एग्जाम्पल्स को करते रहिए आप और सीखते रहिए इनसे, एग्जाम्पल से। आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको ऐसी चीजें नहीं आने वाली। अपने हाथ से जरूर निकाल के देखना क्वेश्चंस को। ओके, बाय।